का साथ निभाता चला गया। ऐ दलितों उठो, माहौल खड़ा करना है, अपने गुलशन को अपने हाथ से संवरना है। देखिए कैसे कैसे वक्त से गुजरना है, तुम्हें तो दोस्तों ज्वालाओं से उभरना है। फैसला कर लो तुम्हें जीना है या मरना है। मैं यीमो नारनवरे अंबेडकरवादी आंदोलन का एक सिपाही हूं। कलम का अधिकारी हूं, कलम से ही लड़ता हूं। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, इसके खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो मानव मुक्ति का बिगुल फूंका, वो कलम से गुजरता है तो गीत बन जाता है। भीम सैनिक, कवि यीमो, यही पहचान है मेरी। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में पचखेड़ी एक छोटा सा गांव है। यहीं से मेरी जिंदगी शुरू हुई। अब तो मैंने जीवन के 7 दशक पूरे कर लिए हैं, लेकिन ये 70 साल यूं बीते जैसे कल ही की बात हो, क्योंकि जिंदगी में इतना वक्त ही नहीं मिला कि इत्मीनान से जी लूं। जब से होश संभाला, मेरे आसपास का जीवन और जीवन से लड़ते लोग देखे। उनका जीवन संघर्ष बिल्कुल नजदीक से अनुभव किया है मैंने। और अशिक्षा मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ती, ये मेरे ग्रामीण जीवन से मैंने सीखा। तो मैंने पढ़ना चाहिए और खूब पढ़ना चाहिए, ये बात वहीं से मेरे मन में घर कर गई। मेरे बचपन की एक घटना आज भी बिल्कुल जैसी की वैसी याद है मुझे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत दूर से अपने पिताजी के कंधों पर दोनों टांगे सामने रखते हुए बाबा साहब की वो छवि को देखा था। मेरे पिता मोतीराम जी बढ़ई का काम करते थे, लेकिन वे हर हुनरी व्यक्ति रहे और अपने काम के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं होते थे। स्वावलंबी जीवन की नींव मेरे जीवन में वहीं से पड़ी। लेकिन वे कलाकार भी बड़े अच्छे रहे। उस वक्त गांव में भंडार रहे, तमाशा रहे या और कोई भजन, मेरा बाप वहां पे अगुवाई करता था। मैं जो इस समय कला के क्षेत्र में कुछ कर पा रहा हूं, ये मेरे गांव के माहौल से ही सीखा है मैंने। हमारे गांव में बौद्ध बाल किरण नाट्य मंडल, ऐसी एक नाट्य मंडली हमने निर्माण की थी। तो वहाँ पे वो गोंधड़ भी किया करते थे और तब वहाँ पे वो संबर बजाया करते थे। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, वो देखकर वो संबर भी मुझे ऐसे ही आ गया। और हम 1978 में हमने नागपुर में विद्रोहाचे पानी पेट लिया या इस नाम का एक नाटक यहाँ पे चयन किए थे। उस नाटक में पहली बार नागपुर के रंगभूमि पर यहाँ के रंगभूमि पर मैंने संबल वाद्य का प्रयोग किया था और मैंने खुद बजाया था। माध्यमिक शिक्षा पूरी करके जब मैं नागपुर आया प्री यूनिवर्सिटी करने, तो बड़ा असमंजस में था। शहरी जीवन की आदत नहीं थी ना, कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उस वक्त नागपुर में मेरा भाई, मेरी बुआ का लड़का, वो रहता था। पंचम जी रंगारी, उनका मुझे बहुत ही साथ रहा। आहिस्ते आहिस्ते कहीं पे कुछ काम करते करते, किसी के घर में रहते रहते हमने बीए किए। अब गांव से ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़ी रुचि रही और वो वक्त था कव्वालियों का। तब रात रात भर कव्वालियां हुआ करती थी और नागोराव जी पाटनकर का गायन और उनका अंदाज दिल को छू लेने वाला था। और मुझे भी गाने का शौक रहा है,
मैं उनके शेर जैसे कि वैसे याद कर लेता था। जनता से प्यार किया भीम ने अपनों से बढ़कर, ऊंचा विद्वान बना लाखों किताबें पढ़कर, दिलाए सीट रिजर्वर ऊंचे तख्त पे चढ़कर, हमें इंसान बनाया अपने कलम से लड़कर, चीरता लहरों को दलितों का सफीना निकला। बाबा साहब के बारे में इस ढंग से उनके व्यक्तित्व का इतना अच्छा वर्णन मैंने उस वक्त में सुना था और आज भी उसका असर मुझ पर है। मुझे पढ़ाने में पहले से ही बड़ी रुचि रही। पढ़ाने के 2 फायदे हैं। अपनी बात बच्चों के द्वारा बहुत दूर तक फैलती है, कुछ करने का समाधान होता है, और पढ़ाते पढ़ाते अपने विचारों के प्रति अपनी पृष्ठभूमि भी मजबूत होती है। 1971 में नागपुर के महात्मा फुले विद्यालय में बतौर शिक्षक मैं ज्वाइन हुआ। आपल्या देशाच्या राज्यघटनेचं काम तयार केलं, ते थांबले नाही। आज माझं जेवण कधीच झालं, त्यामुळे म्हणजे आता मला बसता येत नाही, आळस केला नाही। 1972 दिल्ली हम गए थे, एक स्कूल की ट्रिप लेकर गए थे और वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो अम्बेडकर भवन है, वहाँ पे हमने देखे कि वहाँ की स्कूल बुद्ध वंदना से लगती है उस वक्त। और जैसे ही हम नागपुर आए वो ट्रिप से, हमने हमारे स्कूल में भी बुद्ध वंदना से हमारी स्कूल लगेगी ऐसा प्रस्ताव किया और 1972 से महात्मा फुले विद्यालय ये नागपुर की पहली स्कूल है जहाँ पे बुद्ध वंदना से स्कूल लगती है। वंदना शुरू करेंगे, शुरू कर। मेरा मानना है कि 1970 का जो दशक रहा वो सही मायने में अम्बेडकरवादी साहित्य के निर्माण का दशक रहा। अम्बेडकरवादी साहित्य का सृजन इस दशक में खूब हुआ। वेदनाओं की अभिव्यक्ति और विद्रोह का तराना इस युग ने बड़ी जिम्मेदारी से गाया। रिपब्लिकन युवक संघ नाम का एक संगठन भी हमने यहाँ पे निर्माण किए थे। हमारे मित्र एन रंगा, उस वक्त के बाल रामटे के वगैरह ये लोग थे। मुक्ति वाहिनी नामक संस्था की भी यहाँ पे रचना की थी। हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक ताराचंद्र खांडेकर, हमारे दोस्त कारा वाल्देकर, नरेंद्र शेलार, सुरेश मेश्राम डॉक्टर, दिलीप सूर्यवंशी चित्रकार, ये सब लोगों ने मिलकर मुक्ति वाहिनी की नींव रखी। लोग क्या सोचते हैं इससे मैं खास इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मेरा जीवन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरित है और अंबेडकरवादी आंदोलन को समर्पित भी। यहाँ के बड़े बड़े दिग्गज लोग भी शुरू में स्वयं को दलित साहित्यिक कहलाने के लिए हिचकिचाते थे। उन्होंने अपनी प्रेरणाएं भी अलग अलग ढंग से लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। आज भले ही वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी प्रेरणा मानते हैं, लेकिन मुक्ति वाहिनी एक ऐसा साहित्यिक आंदोलन रहा जिसने शुरू में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ही अपना प्रेरणा पुरुष माना और आज भी वो अपने साहित्य का प्रेरणा पुरुष, प्रेरणा स्रोत परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही, उनके तत्वज्ञान को ही मानते हैं। मुक्ति वाहिनी के माध्यम से हमने यहाँ पे जो सांस्कृतिक आंदोलन यहाँ पे चलाया, सही माने में नागपुर में दलित रंगभूमि का जो नींव सही ढंग से रखने का काम मुक्ति वाहिनी ने किया। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद संघर्ष तो आज भी जारी है अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए।
लेकिन दो बड़े आंदोलन मैंने देखे। एक तो 1964 का भूमिहीन मजदूरों का आंदोलन, जो कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़ जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ, और दूसरा मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नामांतरण का आंदोलन। 27 जुलाई 1978 को महाराष्ट्र के दोनों सदनों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को देने का जो प्रस्ताव पारित किया, और उसके बाद में जो वहाँ पे मराठवाड़ा में जो जातीय प्रवृत्तियों ने जो एक बहुत ही घृणित प्रकार का वहाँ पे उठाव किया, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को जिस ढंग से प्रताड़ित किया, वो बहुत ही काला ऐसा इतिहास है। नागपुर में उसके विरोध में आंदोलन छेड़ा, तब कहीं मराठवाड़ा का आंदोलन शांत हुआ, पर फिर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को नहीं दिया गया, और उस कारण लोगों में एक प्रकार की बेचैनी और एक अस्वस्थता की भावना लोगों के मन में उस वक्त पनप रही थी। नामांतरण के इस आंदोलन में वंचित समुदाय की अस्मिता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था, और छुआछूत एक अलग तरह से उभर कर सामने आई थी। हमने लोगों में चेतना जगाने के लिए एक नाटक खड़ा किया, विद्रोहाचे पानी पेटले आहे, और इस नाटक ने नागपुर के दलित रंगभूमि में एक अपनी अलग पहचान रखी। आज भी उस नाटक का लोग जिक्र करते हैं, और फिर से एक आध बार वो नाटक आप जरूर करो, ऐसा आज भी मुझे लोग बोला करते हैं। नाटक से बात कुछ बनने लगी, लेकिन मराठवाड़ा क्षेत्र में बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं था। नागपुर से औरंगाबाद तक लॉन्ग मार्च निकाला जाए, इस प्रकार की एक सूचना प्राध्यापक कवाड़े सर ने सबके सामने रखी, लेकिन वह योजना, वह आंदोलन एक अहम आंदोलन हो सकता है, और नागपुर से औरंगाबाद को जाने के लिए जितने दिन लगते हैं पैदल चलते हुए, उतने दिन तक लोगों में एक ऐसी रोज एक चेतना पैदा हो सकती है, ऐसा एक विचार सामने आया, और उसके लिए लॉन्ग मार्च निकाला जाए। इस दौरान हमारा जो साहित्यिक क्षेत्र के तरफ लगाव था वो कम हो गया, और हमको लगा कि इस आंदोलन के लिए अपन ने भी योगदान देना चाहिए, और हम भी लॉन्ग मार्च के उस आंदोलन में कूद पड़े। इस आंदोलन की बड़ी विशेषता थी, इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, पढ़े लिखे और अशिक्षित सब शामिल थे। हालांकि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी उस वक्त में, फिर भी डॉक्टर जीवनी जी का नाम लेना यहाँ पे मैं बहुत ही आवश्यक समझता हूँ। उन्होंने कहा था कि गुरुजी आप जाइए, कुछ नहीं होगा, हमारा डॉक्टर लोगों का एक ताफा हमने आपके साथ में दे दिया है, आप जाइए। हम गए तो अपन एक अपने जीवन का यहाँ पे एक सार्थक हो रहा, हमारा जीवन ही सिद्धार्थ हो रहा है, ऐसी एक भावना मन में उस वक्त पैदा हुई थी। और उस वक्त हम जब लोगों के साथ में चले तो हमारे गीतों ने उस आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई, और मैं लॉन्ग मार्च का सांस्कृतिक सिपाही बन गया। जिंदाबाद जिंदाबाद लॉन्ग मार्च जिंदाबाद, अपना हक साबित करने को चलो चले औरंगाबाद, चलो भीम सैनिकों बांध कर सर पे कफन औरंगाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लॉन्ग मार्च जिंदाबाद। और ऐसा भी कहते कामयाब हो जाएंगे हम वो दिन अब तो दूर नहीं, शासन की बेशर्म ढिलाई अब हमको मंजूर नहीं, नवयुग के निर्माण के खातिर चाहे हो जाए बर्बाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लॉन्ग मार्च जिंदाबाद। ऐसे कहते कहते हम जाया करते थे लॉन्ग मार्च में। सुबह की लाली हमारे ही लहू की होती, इस देश में क्या होता है लोगों को बताते वक्त लोग रो पड़ते थे। सुबह की लाली हमारे ही लहू की होती, उनकी होली भी हमारे ही लहू की होती,
शाम भी होती हमारे ही लहू से रंग कर, निकलो घर घर से तुम भीम जी के सिपाही बनकर, तुमको जय भीम का दुनिया में रंग भरना है, अय दलितों उठो माहौल कड़ा करना है, फैसला कर लो तुम्हें जीना है या मरना है। भीम सैनिक ये शब्द है लॉन्ग मार्च की देन है सही अर्थ में। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के लिए लोगों का बलिदान हुआ। हम जो मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के लिए जो निकल पड़े थे, हम कोई वापस आने के लिए निकल ही नहीं पड़े थे। 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो समता का आंदोलन चलाया और जो हमें प्रेरणा दी, वो प्रेरणा हमारे मन में कहाँ तक के पैदा हुई है, उस प्रेरणा का हमने क्या किया है, उसका सबक और उसका सबब नामांतर आंदोलन से ही लोगों को मिला है। 16 साल तक नामांतरण का यह आंदोलन चला। इस बीच कई गीत, कई कविताएं आई। जय भीम से लेकर तो कई अन्य पत्र पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे, लेकिन मैंने इस बीच महसूस किया कि कविताओं का असर बहुत गहरा होता है। मुक्तिगान करके हमने पहले प्रकाशित किए थे 8-10 कविताओं का। मैं उन सभी मित्रों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं, मेरी कविताओं पर प्यार करते हैं। मैंने इन दौरान 2 किताबों का अनुवाद किया है। राहुल सांकृत्यन जी के एक अनुवाद है त्रिपिटक परिचय के नाम से, और दूसरा अनुवाद है महामानव बुद्ध। मेरे चाहने वालों की गिनती तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिस गली से गुजरता हूं तो जय भीम के अभिवादन में मेरी ओर उठते हुए हाथ मुझे और काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह है मेरा परिवार। और इस बात का मुझे एक फक्र है, आनंद है कि जिस विचारधारा को लेकर मैं आज तक जिया, उस विचारधारा को प्रमाण मानने वाले लोग मुझे मिले। इनके कारण ही मुझे सब लोग पहचानते हैं। हमारे परिवार में 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, 2 बहुएं हैं और 2 नात है और 2 नातिन है। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरह से हेल्प करते हैं। पूरा परिवार जब इकट्ठा होता है तो हम सब मिलकर गीत जरूर गाते हैं। साहित्यिक जिंदगी की इस पूरी यात्रा में मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरित्र पर एक दीर्घ कविता लिखी, या फिर इसे ग्रामीण भाषा में झूला गीत कहा जाए, जिसके 364 पद बने। गाथा भीमाची हाल ही में विमोचन हुआ है इसका। भीमाईच्या पोटी जन्मला बाळ, साऱ्या विकृतीचा कर्दन काळ, त्याने मानवतेचे उजळीले भाळ, ठेंगणे झाले ज्या पुढे आभाळ, हे सत्य
जाणून घ्या गरे ग सारे जय भीम ग. आंबेडकरी चळवळीतील केवळ कवितेपुरतं नाही, काव्यापुरतं नाही, साहित्यापुरतं नाही, कथापुरतं नाही, कादंबऱ्यापुरतं नाही, तर कवीमध्ये रस्त्यावर लढणारा लॉंग मार्चचा भीमसैनिक देखील होता. हे मुलांना कधी विसरू शकत नाही. 23-70चे 20-70चा आणि 70व्या वर्षामध्ये जवानीचं शहाणपण त्यांना सुचलं ही गाथा नाही. हे देखील अत्यंत महत्वाची गोष्ट नाही आहे. लोक थकतात, निवृत्त झाल्यावर थकतात. काय करावं काय नाही भ्रमिष्ठासारखे वागतात. पण भ्रमिष्ठ झालेल्या समाजाला ताळावर आणण्याचं काम भीमभूमीच्या या गाथा भीमाने केलं ही सारी. साहित्य में मेरा सृजन गीतों में अधिक होता है. उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है. गीत लोगों की जुबां बन जाते हैं और इसलिए मैंने बाबा साहब के बुद्धा एंड हिज धम्मा का काव्यानुवाद किया है. जिस ढंग से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ के जो परिच्छेद है वो परिच्छेद वैसे ही रखते हुए मैंने अष्टाक्षरी छंद में 8-8 अक्षरों का एक गुट करके वो पूरा द बुद्ध एंड हिज धम्मा मैंने काव्यबद्ध किया है. मैंने बाबूजी को बचपन से देखा है. वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनती है. अगर डेडिकेशन बहुत ज़्यादा चीज़ें उनसे सीखा हूँ. मतलब स्कूल में भी मैंने देखा उनका टाइमिंग भी नहीं रहता था सुबह 7 बजे जाने का, लेकिन वो सुबह 7 बजे से लेकर 6-7 बजे तक अपना डेडिकेशन स्कूल में देते थे. पॉलिटिकली भी वो अगर इन्वॉल्व थे तो बहुत डेडिकेशन के साथ में थे. सोशल वर्क में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे. मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब वो बोलते हैं कि आप ईमो सर के बेटे हो, तो लोग हमें बहुत इज्जत से देखते हैं इस बारे में. बहुत ही सपोर्टिव नेचर है अबाउट फैमिली, हमारे परिवार की तरफ. और हम उनके कारण हम अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं. बुद्धमय वातावरण है हमारे परिवार में. हम सब साथ में हैं और हर एक समय में उनका हमेशा हमें साथ रहा है. बचपन में सीखा हुआ ये गीत मेरी बेटी को अब तक याद है. निर्मली जना मना तुझी जन्म घोषणा, हे महान मानवा भीमा तुला ही वंदना. निर्मली जना मना, ये उनकी कविता है जो पूरे जग भर प्रसिद्ध है. मैं 96 से इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उसके पहले मैं हमारे जो ईमो सर है बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि मैं पीडीएस कॉलेज का आदमी था. वहाँ पे मेरा एक्टिविटीज चलती थी, तो उनको हमेशा देखा है. होता क्या है ना, ऐसा व्यक्तिमत्व ऐसा है जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते. जिंदगी ने सब कुछ दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, और आज लोग कवि सम्मेलनों में मुझे याद करते हैं. बड़ा अच्छा लगता है. निर्मिली जना मनात तूच दिव्य चेतना, हे महान मानवा भीमा तुला घे वंदना. हे गीत तुम्ही वारंवार ऐकलेलं असेल. मी अशा ज्येष्ठ कवीला या ठिकाणी पाचारण करतो आहे की त्यांनी या कवी संमेलनात आपली रचना सादर करावी. इमुनार्नो. भरारी भरारी नभी घे भरारी, चढाई निळ्यांची करारी करारी. भरारी भरारी नभी घे भरारी. खरा तूच वीरा, खरा तूच वीरा उद्याचा दिलासा. खरा तूच वीरा उद्याचा दिलासा, मनू होत आहे भरारी भरारी. भरारी भरारी नभी घे भरारी. मेरे परिवार में एक डॉक्टर है तो एक वकील भी है. ये मेरा बेटा है विक्रांत. पूरे परिवार को, अपने ये छोटे से कुटुंब को लेके और गांव खेड़े के जो भी है उन सबको लेके चलने वाले हमारे पिताजी. हम सबको अच्छी तालीम दी, अच्छा शिक्षण दिया, और आज उनके कारण हम लोग एक स्टेटस वाले प्रोफेशन में हैं. जब से मेरी शादी हुई मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने ससुराल में आई हूँ. मेरा ये घर मेरे को मेरे मैके जैसा ही है. बाबूजी ने हमको इतना प्रेम और इतना आदर दिया है कि मैंने गांव की अभावग्रस्तता से लेकर आज का ये थोड़ा व्यवस्थित जीवन
देखा है, लेकिन बहन तो बस बहन होती है। मेरी माँ पुनाबाई की ममता है इसकी आंखों में। माझे मोठे भाऊ इमो नारनवरे हे आहे. यांना सुरुवातीपासूनच म्हणजे सामाजिक कामामध्ये म्हणजे ओढ आहे. 1971 से इस स्कूल में अध्यापक रहा मैं। कई बच्चे अब जीवन में अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं। लगता है जीवन सार्थक हो गया। एक चांगला विद्यार्थी बनून इथे राहिलो, चांगल्या ॲक्टिव्हिटी केल्या आणि त्या सर्व ॲक्टिव्हिटी करताना इमो नारनवरे सर आमचे हेडमास्टर होते. त्यांनी कशाप्रकारे ही शाळा चालवली, कशाप्रकारे यांनी ही शाळा त्यांनी वर आणली, त्याबद्दल जर मी कधी विचार करतो तर मला एकदम अद्भुत वाटते. नारनवरे सर होते, ती हेडमास्टर होते, चांगल्या पदावर होते आणि मला खूप चांगला मार्ग दाखवला ते. 2001 में स्कूल से सेवानिवृत्त हो गया हूं, लेकिन बरसों से बच्चों के साथ लगाव रहा है, तो अब भी कभी कभी स्कूल जाना हो ही जाता है. या 22 वर्षाच्या कालावधीमध्ये या शाळेमध्ये मला ज्या ज्या मुख्याध्यापकांच्या हाताखाली काम करायला मिळालं, त्यामध्ये प्रामुख्याने मी नारनवरे सरांच्या कालावधीमध्ये या शाळेत आलो. सरांनी जे सत्य अहिंसा गौतम बुद्धांनी जे सांगितलेले आहे त्याप्रमाणे त्यांनीसुद्धा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या प्रमाणे या शाळेतील अनेक जाती धर्माच्या लोकांना एकत्र आणून त्यांच्यामध्ये बंधुभाव प्रेम कसा निर्माण होईल याचा त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केलेला आहे. इमो नारनवरे सर ने जब हम स्कूल में थे कि डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए, बच्चों को कैसे संभालना है, इसके बारे में हमें जानकारी दी. उनका आशीर्वाद हमें बहुत कुछ सिखा के गया है और हम वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं. माझे मुख्याध्यापक श्री इमो नारनवरे सर यांच्या हाती मी काम केलं, तर यांच्या हाती मला काम करताना फार मला आनंद वाटला. अब तो बहुत वक्त होता है सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र के लिए, तो पूरा समय दे चला हूं आंदोलन को. बाबा साहब का सैनिक जो हूं, भीम सैनिक. मेरे कई मित्रों के साथ में सभी तरुण हैं, उनके साथ में मैं रहा करता हूं. स्वयं को ही मैं युवा ही मानता हूं. आज भी मैं निराश नहीं हूं. जीवन को संघर्ष मानते हैं लोग, है भी, लेकिन मेरे लिए तो जीवन आंदोलन है. अंबेडकरवादी आंदोलन. हमारा संघर्ष जारी है अपने न्यायिक अधिकारों के लिए.